हेलो, नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट गाइडेंस में। देखिए बेटा, आपने सीईटी का भी एग्ज़ाम दिया, आपने देखा होगा कि आपको जो समय है, वो बहुत ही कम उस दौरान मिला था। तो ऐसे बच्चे जो शुरू से ही तैयारी में लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे अपनी, उनका अच्छे से तैयारी हुआ और उन्होंने एग्ज़ाम भी अच्छा दिया होगा, ठीक है? उनको उम्मीद भी होगी कि वो सीईटी मेंस तक जाएँगे, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कम तैयारी हुई होगी तो वो ग्रुप डी तक भी जाएँगे। कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने तैयारी शुरू ही ऐसे समय पर की होगी जो फॉर्म फिल हुआ और उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की, ठीक है? तो ऐसे बच्चे जो हैं वो पीछे रह भी गए होंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि बेटा जब भी ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉर्म आज भरे गए हैं तो आप तैयारी अभी से करो। तैयारी अपनी शुरू से करते रहो, बीच में गैप मत दीजिए, ठीक है बेटा? तो देखिए आज जो सीईटी जैसे मेंस है और ग्रुप डी है, इन जो जॉब के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी भी है, ऐसे बच्चे जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है, वो बच्चे अभी से ही तैयारी शुरू कर दें क्योंकि बेटा कुछ नहीं पता, फॉर्म फिल होंगे और विद इन मंथ आपका जो है एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी चाहिए, ठीक है बेटा? तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो हिंदी का प्रगति बैच है, वो शुरू किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आपकी हरियाणा जीके भी कंटिन्यू रखी जाएगी। तो जो ये बैच है, इसके माध्यम से सारी क्लासेस जो हिंदी व्याकरण की हैं, वो फिर से नए सिरे से शुरू होंगी, ठीक है बेटा? तो जो भी आपका हरियाणा का सीईटी और ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हिंदी ग्रामर जो आपकी हिंदी व्याकरण है उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है? तो देखिए आज का जो उसी टॉपिक में से सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका वर्ण से संबंधित, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो भाग है वर्ण, वर्ण से संबंधित बहुत ही छोटे जो टॉपिक्स बनते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स बनते हैं आपके कि भई वर्ण जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है, ठीक है? इसके अलावा ये जो है इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है बेटा? अब देखो एक ये तो कि भई वर्ण जो है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो वर्ण जो है जब मनुष्य मौखिक रूप से तो बोलने लगा था, ठीक है? लेकिन वो अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दूर बैठा हुआ है उस तक अपनी बात किस प्रकार से वो पहुँचाए? तो उसके लिए आवश्यकता हुई लिपि की, ठीक है? तो लिपि चिन्हों की जब आवश्यकता हुई तो वो जो चिन्हों का प्रयोग किया गया, उन चिन्हों को ही देवनागरी जो हमारी लिपि है, उसमें उसको क्या कहा गया? वर्ण कहा गया, ठीक है बेटा? तो वर्ण जो है, वो है हमारी मूल ध्वनि। वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है बेटा? वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। तो वर्ण क्या हो गई? मूल ध्वनि, मूल ध्वनि नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही ध्यान से आप लगातार पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? बीच-बीच में से कहीं से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा? इसके अलावा जैसे वर्ण है, वर्ण में स्वर और व्यंजन तक आते हैं क्वेश्चंस और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा व्यंजन तक, उसके बाद आपके एमसीक्यू की भी एक क्लास होगी, ठीक है बेटा? तो इसीलिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल भी किसी भी क्लास को कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, ठीक है? अगर आपको फ़ायदा लेना है तो मैंने एस्टेट में भी और आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सारे लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी के आए हैं, जो मैंने पढ़ाए थे, ठीक है? तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें देखिए कि वर्ण जो है वो ध्वनि को कहते हैं मूल ध्वनि, कौन-सी? जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते।
ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि आ है, क है, ख है। अब ये अपने आप में अलग हैं, अपने आप में ये अलग है। क्या इनके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये कौन सी एक लघुत्तम इकाई भी हो गई। क्या हो गई? लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको कि भाषा की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई क्यों है? क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। ठीक है, मूल ध्वनि है और लघुत्तम इकाई है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला इसमें आता है कि यदि हम अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? लघुत्तम इकाई बेटा शब्द कहलाती है। क्या है? शब्द है। ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखें कि भाषा के आधार पर तो लघुत्तम इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। क्या हो गई? वर्ण हो गई, वर्ण। ठीक है बेटा, और अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है कि यदि हम बात करें कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, भाषा की पूर्ण इकाई, तो वो जो पूर्ण इकाई है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा वाक्य। वाक्य है। क्या है? वाक्य। तो भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई शब्द है और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? आपकी वर्ण है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। एक तो दूसरा क्या है कि इन्हीं वर्णों का अगर समूह बना दिया जाए, वर्णों का क्रमबद्ध, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा के बिठा दिया, क्रमबद्ध समूह, तो वो क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला कहलाती है। अब देखो ये वर्णमाला क्यों, किस प्रकार से कहलाती है कि भाई जैसे मान लीजिए, अब ये आपका यहां पे लिख देती हूं मैं, जैसे ए के बाद क्रम से क्या आएगा? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये आ गए आपके। ठीक है, ये आ गए। तो इसमें देखिए कि ये क्रम से है, ठीक है, और एक समूह के रूप में भी है। ठीक है, और अगला अगर हम देखें व्यंजन के रूप में तो क, ख, ग, घ, यदि हम वैसे लिखें ना तो ये वर्णमाला नहीं बनती। वर्णमाला किस प्रकार से बनेगी कि क में आ को जोड़ दे, ई को जोड़ दे, इस प्रकार से। ठीक है, तब ये अपने वर्णमाला कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से होती है। अगला आपका देखिए इसमें, अगला इसमें आता है कि क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है, ये हो गया आपका। अगला है कि वर्ण शब्द की लघुत्तम उच्चरित इकाई है जिसका कोई भी विभाजन नहीं हो सकता। हाँ, तो देखिए बेटा, ये वर्णमाला जैसे कि क्रमबद्ध समूह वर्णमाला हो गया। अगला आप कहते हैं कि वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, किस प्रकार से इसको इसके टुकड़े किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसका विभाजन होता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वर्ण जो है,
अब देखिए वर्ण है, वर्ण में सबसे पहले क्या है, स्वर आएगा। वर्ण के भाग कितने हो गए, 2 होते हैं। एक तो हो गया स्वर, एक क्या हो गया, व्यंजन। ठीक है बेटा, स्वर और व्यंजन 2 भाग इसके होते हैं। स्वरों की अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखिए मूल स्वर सबसे पहले लिख लेते हैं, कुल स्वर। कुल स्वर तो ये कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। आगे आता है आपका कि खाली जो स्वर है वो कितने आते हैं, कि भाई कितने माने जाते हैं, तो वो आपके आते हैं 10। ठीक है, कि मुख्य रूप से जो स्वर है वो 10 ही माने जाते हैं, लेकिन यदि हम पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो वो कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, ये 10 क्यों माने जाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अगला आता है मूल स्वर। तो मूल स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने हैं बेटा, 4 हैं। कितने हैं, 4। अब देखिए किस प्रकार से, यदि हम कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर कौन कौन से हो गए, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब इनको काउंट करके देखिए कितने बैठेंगे, ये 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। 11 हो गए ना। अगला इसमें देखिए, अगला इसमें आता है कि स्वर 10 क्यों हैं। अब जो हिंदी के जो भाषा विज्ञानी हैं भोलानाथ तिवारी, उनके अनुसार जो री जो शब्द है वो हिंदी इसमें स्वरों में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें किसकी साउंड आ रही है बेटा, री की आ रही है, यानी कि रे के साथ क्या मिला हुआ है, ई, जबकि रे क्या है, आपका व्यंजन है। ठीक है, और ये क्या है, स्वर। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो शब्द है री, ये आपका स्वर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे ये री जो शब्द है ये तत्सम भाषा में प्रयुक्त होता है और संस्कृत के शब्दों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। आज के समय में हिंदी भाषा में इसका प्रयोग न के बराबर है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपका आता है, तो ये क्या हो गए, मूल ये जो स्वर है वो 10 किस प्रकार से हो गए, ये मैंने आपको अभी बताया है कि री को यहाँ पर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो वो कितने कहलाते हैं, 10 स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है मूल स्वर। तो यदि हम मूल स्वर की बात करें तो देखिए ये जो स्वर हैं ए, ई, उ और री, इन 4 स्वरों को मूल बताया गया है। 1, 2, 3 और 4 मूल क्यों बताया गया है कि ए और ए मिलकर तो आ बन गए। ठीक है, ई और ई मिलकर बड़ी ई बन गए, उ और उ मिलकर बड़ा उ बन गए। ठीक है, इसी प्रकार से री और री मिलकर बड़ी री भी बनते हैं। ठीक है, तो इनका जब निर्माण जो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है, इन मूल स्वरों से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से मूल स्वर हैं वो देख लीजिए, कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है और निम्नलिखित में से मूल स्वर कितने हैं या कौन कौन से हैं, ये ऑप्शन में आ जाता है कई बार। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका मूल स्वर तक। अगला इसमें देखिए कि जब स्वरों का चैप्टर जब आएगा, स्वरों का टॉपिक जब आएगा, तो मैं इसके उच्चारण स्थान,
और स्वर के कितने पार्ट होते हैं, किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, 11 है। ठीक है, आगे अगला आपका आता है व्यंजन। तो व्यंजन में देखिए, व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो व्यंजन में कितने हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, और प्लस में 33 व्यंजन के अलावा एक व्यंजन और भी ऐड किया गया है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। अब आप देखिए, व्यंजन जो है वो सब, इसको हम भागों में बांटे तो स्पर्श व्यंजन पहला कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन। व्यंजन, भाई व्यंजन कहते किसको है, जो स्वरों के सहयोग से बोला जाता है। एक तो मैंने परिभाषा आपको स्वर की नहीं बताई थी, स्वर जो बिना किसी के सहयोग के बोले जाते हैं, और व्यंजन जिनमें सहयोग लिया जाता है स्वरों का। ठीक है बेटा, अब देखिए व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजनों में सबसे पहले है स्पर्श, जो कि आता है कै से मैं तक, कै से लेकर मैं तक। ठीक है, अब कै से लेकर मैं तक, कै, कै ख गै घड़े, कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, अब ये जो वर्ग है इनके अगले चार चार और लगा लो, कै, ख, ग, घ, अंग, चा, छ, जा, झ, इय। ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। ट के बाद थ, द, ध, न। पै के बाद फ, ब, भ, म। अब आप देखो ये कितने हो गए, ये हो गए बेटा 25। कितने हो गए, 25। तो 25 तो ये हो गए। अगला आपका आता है स्पर्श के बाद अंतःस्थ। अंतःस्थ आता है। ठीक है, तो अंतःस्थ में कौन कौन से वर्ण व्यंजन आते हैं ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में आता है, य, र, ल, व। ठीक है, अंतःस्थ में कौन कौन से आते हैं, य, र, ल, व, ये कौन से होते हैं, अंतःस्थ। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तो ये जो ऊष्म व्यंजन है वो देखिए कौन कौन से हैं, वो है आपके श, स, श, ह, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला आता है ऊष्म, मतलब ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है अधिक। ठीक है, इनको बोलते समय। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए आपके। अगला आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद अगला आपका आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है बेटा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपका क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये कौन से होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे व्यंजन जो संयुक्त हैं। संयुक्त मतलब दो जोड़ दिए। ठीक है, दो व्यंजनों का आपस में मेल हो गया तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे कै और क्ष, तय और रै, जय और य। ठीक है, श और रै। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, अगला एक रह गया, अगला आपका द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं। यह है आपका
उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इसको। ये है आपका ड, अड़ और अढ़। ठीक है, ये यहां तक आ भी रहा है, नहीं मुझे देखने दीजिए बेटा, कल एक बार कभी मैं ऐसे लिख रही हूं, नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अब मैं यहां ऊपर लिख देती हूं। देखिए ऊष्म व्यंजन के बाद, ऊष्म व्यंजन तक हो गया, यहां तक आपको दिख रहा होगा। अगला देखिए ऊष्म के बाद यहां लिख देती हूं मैं, ऊष्म व्यंजन के बाद आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बताए मैंने अभी आपको, क्ष, त्र, ज्ञ और आपका श। ठीक है, ये कौन से हो गए, संयुक्त व्यंजन। अगला आपका आता है द्वित व्यंजन। इसको और क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मैं आपको बता रही हूं वो सारे के सारे, जहां मैं ये कह रही हूं आप इसको ध्यान रखना, वो सारे एग्जाम में बेटा आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बेटा यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ध्यान तो आपको पूरी उस पे देना है, तो नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि टॉपिक पूरा ही इस प्रकार का है आपका कि अगर थोड़ा सा ध्यान आप हटा दोगे तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए द्वित्व या उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके अड़ा और अढ़ा, ठीक है। इनकी एक तो मैं आपको बताऊं कि इसकी जो पहचान है मुख्य रूप से ये है कि ये कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, किसी भी शब्द के ये शुरू में नहीं आते, शब्द के मध्य में, बीच में आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है जो कि अभी शुरू किया गया है 2024 में केंद्रीय समिति के द्वारा, वो आता है आपका ये विशिष्ट व्यंजन। कौन सा आता है बेटा, विशिष्ट व्यंजन। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो आपको कराया है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लिख दिया है, ठीक है। तो विशिष्ट व्यंजन में देखो कौन सा होता है, ये होता है बेटा आपका ऋ, इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, कैसे बना होता है, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने ये बना दिया और ये ऐसे बना दिया, 8 उल्टा बना दिया और डंडा ऊपर लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अड़। क्या बोलते हैं, अड़, जैसे आड़ा, ठीक है। तो हरियाणवी भाषा भी में भी इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, मराठी में भी इसका बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस शब्द को अब हिंदी भाषा का या व्यंजन का एक रूप दे दिया गया है, इसको व्यंजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए कि स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। अब व्यंजन देखो कितने होते हैं, तो देखो 25 ये हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 हो गए, ठीक है। 34, 35, 36, 37, 38, 39 और एक 40। 40 में क्या किया आपने, 11 और जोड़ दो, कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 51। अब करना क्या है, क्या रह गया है, आपके रह गए हैं अयोगवाह। क्या रह गए बेटा, अयोगवाह, अयोगवाह। अब ये अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देती हूं, अयोगवाह, ए मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ सकते, ठीक है, वाह मतलब वहन कर सकते,
ठीक है, ये कभी भी जुड़कर वहन नहीं कर सकते, यानी कि ये ना तो यहाँ के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं, मध्य के रहते हैं, दोनों का ही प्रयोग करते हैं साथ में। तो दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं कि जब हम अंग बोलते हैं तो अंग में जो अंग हम वर्ण बोलते हैं उसमें हमें जो पीछे की जो साउंड आती है वो किसकी आती है, किसकी आवाज आती है बेटा, ग की। ठीक है, जो कि व्यंजन भी हो गया और ए मतलब शुरू का हो गया, तो ना ये इधर का है ना उधर का है, इसलिए इसको किसकी श्रेणी में रख दिया गया है, अयोगवाह। तो अयोगवाह में कौन सा आएगा, अंग। अगला आपका आता है अहा। ठीक है, तो उसमें भी आप देखो कि आवाज किसकी आ रही है व्यंजन की आ रही है, विसर्ग भी साथ में है। तो ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अहा। ठीक है, तो ये टोटल व्यंजन कितने हो गए आपके, क्योंकि ये व्यंजनों की श्रेणी में आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 53 हो गए। ठीक है, पहले कितने थे, 52। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपका 53 आए तो आप 53 कर सकते हो। ठीक है, और यदि 53 नहीं है, केवल 52 है, तो आप ऑप्शन में क्या करोगे, 52 करोगे। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए एक बार आप इसको दोहरा लीजिए कि वर्ण जो है सार्थक ध्वनि नहीं है, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। ठीक है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, तो सार्थक मतलब अर्थ के साथ। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। ठीक है बेटा, भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी है, तो पूर्ण इकाई कौन सी हो जाएगी, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वर्णों का जो समूह है वो भी क्रमबद्ध समूह, ऐसे नहीं कहीं से उठा के दे दिए, क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला इसमें आता है कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो भेद की अगर हम बात करते हैं तो भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वरों की अगर हम बात करें तो कितने स्वर हो गए आपके, 11 स्वर हो गए, कुल स्वर 11। ठीक है, और इसमें जो अगर हम स्वर पूछे तो कितने, 10 हो गए, किसके अनुसार, भाषा विज्ञानी जो है वो भोलानाथ तिवारी के अनुसार। अगला है मूल स्वर। मूल स्वर की बात करें तो कितने हो गए, आपके 4 हो गए। कौन कौन से हो गए, अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ और री। ये आप इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि एग्जाम में जो आए हुए हैं इसीलिए। ठीक है, अगला आप देखिए कि बात आती है व्यंजनों की। तो इसके बाद व्यंजन जो है वो कितने हैं आपके, 42 हैं। कैसे हैं कि कै से लेकर मैं तक जो 5 वर्ग हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से जो बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्ष, त्र, ग, श्र। ठीक है, अगला देखिए द्वित्व व्यंजन, या कहेंगे उसको उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन क्यों कहा गया, यहाँ पे देखो ये ड और ढ है। ठीक है, इसी का ही दूसरा जो रूप है वो क्या हो गया, अड़ और अढ़, अड़, अढ़। ध्यान क्या रखना है कि ये शब्दों के मध्य में आते हैं। ठीक है, ये शब्दों के शुरू में आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन जिसको कि अभी शुरू किया गया है, ये हिंदी की जो समिति है, केंद्रीय समिति, उसके द्वारा अभी 2024 में नया वर्ण जो जोड़ा गया है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि वो वर्ण कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हो कि वो वर्ण कौन सा है बेटा, विशिष्ट व्यंजन है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अड़, आड़। ठीक है, तो इस तरीके से अगला आपका आता है अयोगवाह। अयोगवाह मुझे यहाँ देना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है कि जो वहन नहीं कर सकते, जुड़ नहीं सकते। तो किस प्रकार से कि अंगह, ग की साउंड आ रही है।
ठीक है, ए की भी स्वर भी है, व्यंजन भी है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग से लिखे जाते हैं अयोग वाह के रूप में और ये व्यंजन का ही भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यंजन की आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, तो अंग और अह ये क्या हो गए, अयोग वाह। कुल व्यंजन 42 हो गए आपके और कुल स्वर जो है वो कितने हो गए, 11। और टोटल कितने हो गए आपके, 53 हो गए टोटल वर्ण। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ ये लिखा है आपका, ये 42 है बेटा। व्यंजन कितने हैं, 42। लेकिन अगर वर्ण की अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितने हैं, 53 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो क्लास आपकी है, आप इसको एक बार दोबारा से जब आप रिपीट करोगे ना बेटा, या जिस बच्चे ने भी मैंने पढ़ाया उस अनुसार लिखा भी होगा, तो आपको ये समझ लीजिए 50% तो आपको अभी याद हो गया। ठीक है, दोहराई करोगे और इसके जो PYQ करोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए बेटा, आपने वर्ण का चैप्टर कंप्लीट अपना हो ही गया है। आपने देखा होगा कि जितना भी वर्ण से संबंधित वर्ण की परिभाषा हो, कितने वर्ण होते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है और वर्णमाला, ये सभी हमने पढ़ा। अब बारी आती है MCQ की और ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो उन्हीं को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है उसके अनुसार, पहला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपको मैंने वर्ण के चैप्टर में संयुक्त व्यंजन, व्यंजन के किस प्रकार से 33 + 4 + 4 इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया, सबके नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए आसान होगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आप अड़, ज्ञ, अंग है और ये अंग नहीं, ड है बेटा, और अड़। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हमें बताना है। क्या बताना है, प्रश्न संख्या पहली आपकी, संयुक्त व्यंजन। आप बताओ क्या होगा संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन में क्या क्या है आपका, एक तो अड़ है, ठीक है, और क्या है आपका, एक है ज्ञ, ठीक है, और ड और अड़। ठीक है बेटा, ये आपके ऑप्शन में आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो इन प्रश्नों को जब हम हल करते हैं, पूछा क्या गया है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले भी बताया है, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब सारे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको प्रश्नों के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलें। तो इनमें देखिए, ये कौन सा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ज्ञ। ज्ञ क्यों सही होगा, क्योंकि ये जो ज्ञ है ये ज प्लस इय, जय धन इय, इन दोनों को मिलाकर बना है। और इसमें अगर हम और आगे देखें तो इसका जो सही वो होगा, वो ए लगा दीजिए पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ज्ञ है वो क्या है, आपका संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार से क्ष है, क्षत्रिय। तो इसको जब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से है, तो इसमें देखिए आपका कै जमा श जमा ए, इस प्रकार से बनते हैं ये। ठीक है, तो यदि हम इसके ये जो श है इसको हटा दें, यानी कि इसको हम नीचे हलंत लगा देते हैं, तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा, और हलंत नहीं लगाएंगे तो ये ए जो है ये हट जाएगा आपका, ए क्या है, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हलंत लगा देंगे तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका विच्छेद करना भी होता है एक तरह से, इसको किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और वैसे अगर हम देखें तो जो शुद्ध रूप है, जो आपके क्वेश्चंस जो PYQ है उनके अनुसार अगर हम देखें तो हम जो नियम है उसमें पहला जो वर्ण है ना बेटा, वो हमेशा आधा होता है। ठीक है, बाद वाला पूरा होता है।
ठीक है, इसको विच्छेद करके देखते हैं तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। तय प्लस रे, श्र जमा रे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए संयुक्त व्यंजन। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि क्षय वर्ण किसके योग से बना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षय योग है वो किसके योग से यानी जुड़ने से बना है, तो कै जमा क्षय के योग से जुड़कर बना है। दूसरा प्रश्न आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो एक साथ 2 पुटअप हो गए आपके। अगला देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है, आप जितना इसको करते जाओगे, अगर आपने अच्छे से पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीटली आपने पढ़ा है, ध्यान देकर पढ़ा है, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या कितनी है बेटा 11। प्रश्न संख्या तीसरी है ये। तीसरे प्रश्न का तीसरा जो प्रश्न है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा कि वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 ये 11 है। ठीक है बेटा, और यदि ऑप्शन में 11 नहीं हो 10 हो तो आप 10 कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला प्रश्न तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ए, उ, ए और ई। ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि पूरा लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी। ए, बी में क्या है, बी में आपका है उ। सी में क्या है, सी में आपका है ए, और डी ऑप्शन में क्या है आपका ई है। अब आप बताओ इनमें से हमें बताना क्या है कि ऐसा वर्ण हमें चुनना होगा जो कि क्या नहीं है, स्वर नहीं है। क्या है ये व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन भी कौन सा है, नासिक्य। कौन सा है बेटा, नासिक्य व्यंजन। ये जब आप व्यंजन पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 5वीं। चौथा था ना ये प्रश्न, 5वीं जो प्रश्न है वो देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हमें क्या बताना है, प्रश्न संख्या 5वीं, व्यंजन बताना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले ले लीजिए कि स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक, ये आपको वर्ण में भी मैंने बता दिया है। फिर आता है अंतःस्थ। ठीक है, ये, रे, ले और वे। ठीक है, उसके बाद आता है ऊष्म। तो ऊष्म कौन सा हो गया, श, श, सा और ह। ठीक है, तो 25 और 4 कितने हो गए, 29, 30 और 3 33, यानी कैसे लेकर है तक आपके क्या हो गए, 33 व्यंजन हो गए। जो मूल रूप से जो व्यंजनों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। ठीक है बेटा, अगला आगे देखिए छठा प्रश्न। छठे प्रश्न के अनुसार छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। हमें अयोगवाह बताना है। अयोगवाह मैंने आपको पहले भी वर्ण की क्लास में भी बता के गई हूं कि अयोगवाह कौन सा है, अंग और आहा, ये व्यंजन की श्रेणी में आता है और क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। एक तो अंग और एक आहा क्या कहलाते हैं, दोनों ही अयोगवाह। ठीक है बेटा, अयोगवाह। ठीक है, तो इसमें से हमें इन्हीं में से देखना है कि ये प्रश्न संख्या छठी है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो एक तो अंग और एक आहा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है आपका विसर्ग, बी में दे रखा है महाप्राण,
सी में दे रखा है संयुक्त व्यंजन और डी में दे रखा है अल्प प्राण। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ए सही होगा। छठे का ए सही होगा, विसर्ग। क्योंकि ये जो पीछे का अह है इसमें है की ध्वनि आती है, जो संस्कृत में जो किसी भी शब्द को लिखते समय जो पीछे नमः शिवाय, नमः शिवाय ये है, ठीक है। तो ये क्या हो कहलाएंगे? आपके विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अयोगवाह भी है, इसको विसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि ये अंग है, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसी तरह से ये आहा है, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका सातवां जो प्रश्न है उसके अनुसार, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन में। प्रश्न संख्या आपकी 7वीं है। 7वीं में पहला जो ऑप्शन है आपका वो है क्षय, दूसरा ऑप्शन आपका है त्रय, क्षय है बेटा, ये स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। सी में आपका त्रय है और डी में क्या है? डी में आपका आता है ज्ञ। मैं अभी आपको संयुक्त व्यंजन से संबंधित सारे प्रश्न इसमें लगभग आ रहे हैं, तो ये मैं आपको अभी बता के गई हूँ। ये वाला और ये, इनको मैं खोल के भी मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और ये जो क्षय है, ये जो मूल रूप से 33 व्यंजन है ना बेटा, ये उसकी श्रेणी में आते हैं, ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में ये आता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के अनुसार तो हमारा ऑप्शन भी यही ठीक होगा, ठीक है बेटा। अगला आप देखिए, प्रश्न संख्या 8वीं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न के अनुसार य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो व्यंजनों की जो श्रेणी मैंने आपको अभी बताया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से हमें क्या बताना है कि य, र, ल और व ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे बेटा? य, र, ल और व ये चारों ही आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा बेटा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। क्योंकि बाकी में क्या लिखा हुआ है? तालव्य, ऊष्म और डी में है ओष्ठ, सी में क्या है? अंतःस्थ, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला है आपका प्रश्न संख्या 9वीं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9वां क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 के अनुसार अनुनासिक का संबंध होता है, ठीक है। एक तो होता है अनुस्वार, केवल नाक से बोला जाने वाला, अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों के द्वारा बोला जाने वाला। तो केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 9वें का सी, नाक और मुंह के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 10 जो है उसके अनुसार भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताएं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में ही। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन के अनुसार शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद। तो ये तो हो नहीं सकता। शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद, तो ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि पहले क्या हुआ? पहले ध्वनि
का निर्माण हुआ। वर्णों का ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है। वर्ण को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि। ठीक है, तो पहले क्या आ गया? ध्वनि आ गया। अब जब ये वर्ण है, इनको जब हम एक समूह में इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो वो वर्णों का समूह वो क्या कहलाता है बेटा? शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ध्वनि पहले आनी चाहिए, दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए? शब्द आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन के कौन सा देखना होगा? ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें पहले क्या आ रही हो? ध्वनि आ रही हो, क्योंकि वर्ण के बाद ही वर्णों का समूह शब्द बनाता है। और शब्दों को जब हम कारक के साथ प्रयोग करके क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। और उन पदों से ही किसका निर्माण होता है? वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 10 में जो आपका ऑप्शन है वो डी सही होगा। पहले क्या है? डी ऑप्शन आपका सही होगा। पहले क्या है? ध्वनि, फिर क्या है? शब्द, फिर क्या है? पद, और फिर क्या आता है आपका? वाक्य। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न संख्या है 11वीं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? ये कौन सा? 10वां था बेटा, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10वीं थी ये। अगला प्रश्न संख्या 11। 11 के अनुसार हमें बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? चाहे तो छोटी कह लो या लघुत्तम कह लो, ठीक है, लेकिन कई बार जब छोटी इकाई समझ में आ जाती है बच्चों को और लघुत्तम इकाई आ जाए ना, तो कई बच्चे नहीं कर पाते। जो ऐसे बच्चे भी ग्रुप डी में होंगे जो 10th पास करते ही चले गए हैं, हो सकता है उनको कई बच्चों को ना समझ में आए। ठीक है, तो भाषा की जो लघुत्तम या छोटी इकाई है वो हमें बतानी है। तो वो कौन सी है बेटा? भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्ण। ठीक है, ये कौन सी इकाई है? लघुत्तम। एक तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला आता है कि भाषा की सार्थक, वो तो केवल लघुत्तम थी, सार्थक लघुत्तम इकाई। अगर हम सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करते हैं तो वो कौन सी होगी बेटा? शब्द। ठीक है, और भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या होगी? आपकी वाक्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, पूछे मुझसे कि कहाँ आपको क्या समझ में नहीं आया। आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 12वां। 12वें प्रश्न के अनुसार 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वें प्रश्न के अनुसार कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है आपके शब्द समूह को। ऑप्शन पहला यानी कि ऑप्शन ए में क्या है? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला ये एक निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, निश्चित क्रम में बनी हुई होती है। ए है, ए के बाद आ, जैसे कि क, फिर ख, फिर ग, क के बाद अगर हम 12 खड़ी के हिसाब से लगाएं तो क, का, की, किस किस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा?
डी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 13वीं, ये 12वां प्रश्न था, आप ध्यान रखिएगा, 12वां प्रश्न था। अगला प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का मतलब क्या होता है कि एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन हो गया। इसको जब हम व्यंजन करेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे इसको। इसमें देखिए शब्द देखो क्या क्या है। पहला जो शब्द है ऑप्शन में वो है पुनः। ये है आपका प्रश्न नंबर 13, पुनः, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है आपका इलाहाबाद। सी ऑप्शन में क्या है आपका दिल्ली। और डी ऑप्शन में क्या है आपका दिल्ली के बाद इसमें है उत्साह। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, दिल्ली आएगा। ठीक है, क्योंकि दो व्यंजनों का इसमें एक साथ प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये है आपका प्रश्न संख्या 13वीं, ऑप्शन इसका सही होगा सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14वां क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 के अनुसार देखिए प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ख, ग, ये तो मूल रूप से भी है, उ, ये भी, ए, आई और औ। ठीक है, और श और स, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि ऐसी ध्वनियां जो अन्य, जैसे ए जमा ए मिलकर आ बन गया, ए और ये आपका ऑप्शन में है ए, तो ए जो बना है ना वो ए जमा ए मिलकर आई बना है, आई। ठीक है, यानी कि ये तो जो एक ही जाति के हैं, सजातीय जिनको हम कह ले, इनसे बने हैं। दूसरे ए जमा ए मिलकर विजातीय। ठीक है, तो एक तो हमें ये तरीका है हमारे लिए पहचानने का। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आपका आता है कि जो नए विकसित हैं शब्द, वर्ण, वो हमें जो देखने हैं वो मुख्य रूप से जो आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ऑप्शन में वो है नहीं। ठीक है, तो ये जो जैसे कि किसी भी व्यंजन में जब हम देखते हैं तो आपने ड भी देखा होगा और ये ढ भी देखा है। ठीक है, व्यंजनों में आता है, लेकिन जब हम उत्क्षिप्त व्यंजनों को जब हम देखते हैं तो वो उनका नया रूप है। इनका जो नया रूप है वो कौन सा है, वो है बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन। ये तो हो गया अड़ और ये हो गया अढ़। यानी कि पहले जो प्रचलित थे वो ये शब्द थे, ये वर्ण थे, और बाद में जो विकसित हुए हैं वो क्या हैं, ये वाले हैं। इसीलिए जो विकसित वर्ण या विकसित व्यंजन हम बता सकते हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं, ये हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न आता है वो है हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें ये जो 14वां प्रश्न है इसका ऑप्शन जो है कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है बेटा, अगला देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में क्या पूछा है कि मूल रूप से वर्ण कितने हैं। मूल रूप से मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। भाई ऑप्शन में दे रखा है आपका प्रश्न संख्या 15 में, ऑप्शन में तो 50 भी दे रखा है। ठीक है, 51 भी दे रखा है, 52 भी दे रखा है और ऑप्शन 53 भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है कि मूल रूप से। तो यदि मूलतः पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, 52वां सही आएगा। ठीक है, लेकिन जो नया अभी जो हिंदी जो समिति ने इसको रिकमेंड किया है उसके अनुसार इसका कौन सा आएगा,
53 आएगा, लेकिन क्योंकि मूल रूप से पूछा है इसलिए ये सही आएगा। ये 53 क्यों आएगा ये भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है बेटा। तो हमारा ऑप्शन तो ये सही है क्योंकि 52 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन 53वां जो नया जोड़ा गया है ना वो है आपका ये अड़य, ये वाला, ठीक है। इसलिए इसमें 53 भी हो सकते थे, लेकिन मूल रूप से पूछा है इसलिए 52 है, ठीक है। ये आपकी क्लास थी वर्ण से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको प्रगति बैच के अनुसार कहा भी है कि एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे, और 3-4 क्लास टॉपिक्स की होने के बाद सबका मिक्स एमसीक्यू भी होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके पुटअप होंगे, ठीक है। तो आपको लगातार बने रहना होगा मेरे साथ, ठीक है। और इस जो भी मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ इससे बाहर बेटा हिंदी में कुछ नहीं आना। आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, पिछली बार भी एग्जाम में सभी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसी तरह से अब भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी आप अगर मन करके पढ़ रहे हो उन सभी बच्चों के पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन साथ बने रहना होगा आपको, सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे एमसीक्यू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सभी चीजें जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है वर्ण के बाद दूसरा जो टॉपिक आपका होगा वो स्वरों का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से शाम को 8 बजे, ठीक है बेटा।